हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आपके सामने वीकली क्लास लेकर के क्लास 10th के बच्चों के लिए हाजिर हूँ, प्रेजेंट हूँ आपके सामने। आप बच्चे, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बात किया था क्वेश्चन के बारे में, याद होगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चे, मैं आपको डिस्कशन करके बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन का ज्ञात प्रक्रम क्वेश्चन पे मैंने बात की थी कि क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती, वो मैंने बात कही थी। अब उसमें हम लोग और थोड़ा सा डीपली जाएंगे, हम फोटोसिंथेसिस के केस को डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से प्लांट के अंदर क्वेश्चन होता है, उस दौरान कौन कौन से इवेंट दिखने को मिलता है। तो मैं डायग्राम से ही आपको समझा देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप टेस्ट का इंस्टीट्यूट बिलोंग, नीचे दिया हुआ टेस्ट का इंस्टीट्यूट बिलोंग, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर जाकर के क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम इससे मिलता रहे। इसमें फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स का भी वीडियो है, आप वहां से वीडियो फिजिक्स का भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आज मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के केस को। देखिए बच्चे, ये जैसे एक प्लांट, मैं नॉर्मल आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये ब्रांचेज है, आपको पता है नीचे रूट सिस्टम, ऊपर रूट सिस्टम होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक लीफ है। आपको समझना है इसको, फोटोसिंथेसिस को। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि होता है कि जैसे कोई भी ग्रीन प्लांट्स है, तो आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ का कलर होगा वो ग्रीन होगा। और ग्रीन क्यों होगा? ड्यू टू क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के कारण ये कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। अब यहाँ पर ये सन है, किसी भी वर्क, कोई भी वर्क होता है वहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी को होने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस वर्क को, वो सनलाइट है। यहाँ से आता है सूर्य का प्रकाश, जिसे हम लोग सनलाइट कहते हैं अंग्रेजी में। ये सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण इसका कलर ग्रीन है। ये इसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है, इसमें खास बातें होती है। ये सनलाइट की जो एनर्जी है सनलाइट से आने वाली, उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद इसके सेल्स एक्टिव होते हैं, फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट ये जो रूट हेयर देख रहे हो, मेन रूट के साथ जो जुड़ा हुआ रूट हेयर, उसमें सॉइल पार्टिकल अटैच होता है। उस सॉइल पार्टिकल यानी मिट्टी के कण जो जुड़े होते हैं, उस मिट्टी के कण के बीच में, जैसे यहाँ पर 3 मिट्टी का कण मैंने बनाया, इस 3 मिट्टी कण के बीच में स्पेस होता है। अगर आप इसी को अगर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रंध्राकाश। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल स्टोर होता है। इस वाटर मॉलिक्यूल को, H2O मॉलिक्यूल को ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये, इसको हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद ये इंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अंतः, हम कह सकते हैं अंतःप्राशन क्रिया के द्वारा, यह पानी धीरे धीरे सेल में आता है, और फाइनली यहाँ पर इसे जाइलम वेसल्स मिलता है। वो जाइलम वेसल्स, जिसको जाइलम वाहिनी कहते हैं, वो जाइलम वाहिनी क्या करता है? उस जल के कंडक्शन में हेल्प करता है, और फिर वो जब धीरे धीरे यहाँ राइज अप करके यहाँ पहुँचता है, लीफ के पास पहुँचता है। अब यहाँ पर एक और मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सिंपल सा है। आप सोचो, जब वाटर ऊपर की ओर राइज कर रहा है, उस समय में नीचे एक फोर्स काम कर रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जैसे हम छत पर अगर मकान बनाते हैं, अगर सिंटेक्स बैठा, पानी टैंक, वाटर टैंक अगर बैठाते हैं, और नीचे अगर हमें नल लगाना होता है, तो पानी ऑब्वियसली ऊपर से नीचे प्रेशर में आएगा। लेकिन अगर आपको उसी टैंक में पानी भरना हो तो आप क्या करोगे? उस टैंक में पानी भरने के लिए आप क्या करते हैं? आपको पानी वहां तक पहुंचाने के लिए आपको मोटर की जरूरत पड़ती है, एक बिजली की जरूरत पड़ती है, एक एनर्जी की जरूरत। तो वो जो बिजली की जरूरत पड़ रही है, मोटर की, वो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उस एनर्जी के कारण वो पानी को ऊपर राइज करके एक सिंटेक्स वाली वाटर टैंक के अंदर भरा जाता है। तो पानी को ऊपर ले जाने में आपको एनर्जी यूज करना है। यहाँ तो कोई एनर्जी नहीं आप यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या आप लगा रहे हैं? अपने तरफ से कोई मोटर तो लगा नहीं है, लेकिन ये पानी जा कैसे रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी को निग्लिजिबल कैसे कर रहा है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को निग्लिजिबल करता है क्या है? इसके पीछे 2 वजह है। पहले तो ये कि जो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, यानी जल के अणु जो हैं, 2 अणु, कई सारे अणु होते हैं, उनके बीच में फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ कोहेजन। और दूसरा जो बल है वो फोर्स ऑफ एडिशन है, जो 2 अनसिमिलर मॉलिक्यूल
दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग अणु के बीच काम करता है। ये सबसे ज्यादा जल के अंदर ये दोनों बल होता है, इसी कारण से पानी आसानी से ऊपर की ओर चला जाता है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो क्लास 11 में बच्चे, तो वहां जानेंगे कि किस तरह से वहां पर कौन कौन सा थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज का डिस्कशन किया है कि वाटर के ऊपर जाने का ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो आप क्लास 11 पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतना ही समझे। उसके बाद जैसे ही पानी यहाँ आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो आप लीफ देख रहे हो, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। ये पोर आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं होगा, आप इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पोर का नाम है एस्टोमाटा, इसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। इस एस्टोमाटा के अंदर वाटर जाता है, तब जाकर के पोर ओपनिंग होता है। आखिर वो एस्टोमाटा है क्या? आइए मैं छोटा सा डायग्राम एस्टोमाटा का यहीं पर साइड में आपको बता के दिखाऊं। ये एस्टोमाटा का रक्षी कोशिका है, इसको अंग्रेजी में गार्ड सेल कहते हैं, हिंदी में रक्षी कोशिका कहते हैं। ये गार्ड सेल है। एक एस्टोमाटा के अंदर दो गार्ड सेल होता है, याद रखिएगा। एस्टोमाटा के अंदर कितने गार्ड सेल, कितनी रक्षी कोशिका? दो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे इसे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कोशिकाएं होती है, इसको कवर कर रखा होता है, इस गार्ड सेल को, रक्षी कोशिका को। इसका नाम है मेसोडर्मल सेल। और सबसे अपर पोर्शन में फिर एक सेल का लेयर होता है इस तरह से, इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल। तो आपने क्या देखा? एपिडर्मल सेल का लेयर, मेसोडर्मल सेल का लेयर और फिर गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल के अंदर क्या होता है कि इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं पर्णहरित लवक। आपको मैं फिर से बता दूं, आप लेवलिंग एग्जाम में इसी साइड करेंगे, यानी इस साइड यानी डायग्राम के राइट साइड करेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो कभी भी डायग्राम को ऑब्जर्व करें। अगर अपना है तो आप लेफ्ट साइड कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड करना है। लेवलिंग कहाँ करना है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है। तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, सोचो ये मेरा डायग्राम है, ये आपका राइट और ये लेफ्ट है। तो हमेशा लेवलिंग लेफ्ट साइड में करें, ताकि आपको जो है एक एक चीज का क्लियरेंस आप वहां से एरो करके दिखा सके। इस पे मार्क्स भी आपको बेटर मिलेगा और डायग्राम को क्लियर करना। और दिखा, अब ये क्या है? ये बीच में एक ओपनिंग बनता है, इस ओपनिंग का नाम है एस्टोमेटल पोर। अब ये ओपनिंग क्यों होता है, कैसे बनता है इस ओपनिंग? तो ओपनिंग मैंने अभी कहा वाटर दिया, वाटर जाने के बाद इस गार्ड सेल में वाटर का अंतःप्राशन क्रिया के दौरान, इन ऑस्मोसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही अवशोषित होता है, गार्ड सेल धीरे 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 फूलने लगता है। ये एक तरह से कह सकते हो आप कि ये स्वेल्स कर जाता है, फूल जाता है। जैसे पानी में चना को डालते हैं तो चना फूलने लगता है, उसी तरह से ये फूलने लगता है। और फाइनली इसके अंदर एक पोर का ओपनिंग होता है, एक छिद्र का ओपनिंग होता है। उस ओपनिंग का नाम है एस्टोमेटल पोर। अब ये ओपनिंग स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होगा तो बाहर से क्या आएगा? CO2, और फिर अंदर से क्या बाहर जाएगा? तो O2। तो आपने देखा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान अब ये क्या ले रहा है? CO2 ले रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है? O2 रिलीज कर रहा है। तो ये सारा स्टेप, ये सारे प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? फोटोसिंथेसिस को आप एक रिएक्शन के द्वारा आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल है बच्चे, इसका रिएक्शन जैसे देखो आप यहाँ 6CO2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल है, 12H2O जेल के अणु कितने? 12 मोल है। अब यहाँ पर एरो होगा, इस एरो में आप देख रहे हो कि ऊपर से सनलाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश है, और नीचे क्लोरोफिल है जो सन के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। इसके प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों
जो आप देख रहे हो रिएक्टेंट, ये दोनों क्या करता है, रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और इसी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है C6H12O6, जो बाद में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है प्लांट के अंदर। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 6H2 यानी 6 मोल जल का भी निकलता है, जो बाद में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा या ट्रांसपिरेशन क्रिया के द्वारा पत्तियों से क्या होता है, वो वाष्प बन करके या बाहर निकल जाता है। ये अब इसके बाद क्या है, आपने देखा यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलेगा 6O2, ये ऑक्सीजन निकल गया। तो देखिए बच्चे किस तरह से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस तरह से एक प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल के अंदर पोषण की क्रिया कैसे होती है, उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं उस टॉपिक को भी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम दे रहे हैं आपको कल दे रहे हैं। कल आप देखेंगे इस वीडियो, इसके बाद का क्या स्टेप हो रहा है, कैसे एनिमल के अंदर पोषण हो रहा है, वो कल देखिए आप लोग। तो आप भूले नहीं, एकदम ध्यान से वीडियो को समझें, ध्यान से देखें और फिर पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। धन्यवाद, जय हिंद।